चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8 को और पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। तो बेसिस को हम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जिनमें से पहला तरीका है बेस्ड ऑन सोर्स, यानी कि बेस हमें कहां से मिला। तो सोर्स के अकॉर्डिंग हम दो टाइप के बेसिस बनाते हैं, ऑर्गेनिक बेसिस एंड इनऑर्गेनिक बेसिस। अच्छा, ये भी याद रखिए कि इनऑर्गेनिक बेसिस को ही नाम दिया गया है मिनरल बेसिस। जिस तरीके से हम लोगों ने मिनरल एसिड्स पढ़ा था, ऑर्गेनिक एसिड्स पढ़ा था, ठीक वैसा ही ऑर्गेनिक बेस एंड इनऑर्गेनिक बेस, या फिर इनऑर्गेनिक को ही नाम देंगे मिनरल बेस। ओके, तो पहले हम पढ़ लेते हैं ऑर्गेनिक बेस क्या होता है। तो ऑर्गेनिक बेसिस ऐसे बेसिस होते हैं जो कि पाए जाते हैं या तो प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में। सिंपली अगर कहा जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाला बेस कहलाता है ऑर्गेनिक बेस। और ये जो बेसिस होते हैं वो जनरली वीक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है सिंपल समझने के लिए कि ऑर्गेनिक बेसिस ऐसे बेसिस जो कि एनिमल्स या फिर प्लांट्स में पाए जाते हो। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला टाइप का ऑर्गेनिक बेस है अमीन। अमीन पाया जाता है चीज के अंदर या फिर फिश के अंदर या फिर हमारी ह्यूमन बॉडी के भी अंदर। नेक्स्ट टाइप का ऑर्गेनिक बेस है पिरिडिन। तो पिरिडिन पाया जाता है कोल टार के अंदर। अगला टाइप का ऑर्गेनिक बेस है एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा। अगर आपने ये नाम सुना है कैफीन, निकोटीन, तो ये सभी एल्कलॉइड्स ही होते हैं। कैफीन पाया जाता है कॉफी के अंदर, नाम अगर आपने सुन रखा हो तो ये सभी एल्कलॉइड्स होते हैं। ये पाए जाते हैं एल्कलॉइड्स कॉफी के अंदर, टी के अंदर, टोबैको के अंदर, एक्सेट्रा। एक और ऑर्गेनिक बेस आप याद रखिए, ग्वानिन। ग्वानिन पाया जाता है डीएनए और आरएनए के अंदर। डीएनए और आरएनए तो आप जानते होंगे। तो इसके अंदर जो बेस पाया जाता है वो है ग्वानिन। वैसे डीएनए के अंदर 4 बेसिस प्रेजेंट होते हैं, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और एक थाइमीन। तो ये 4 बेसिस होते हैं। फिलहाल के लिए आप ये बेसिस याद रख सकते हो, ये उनके कुछ नेचुरल सोर्सेस हैं। कुछ और भी एग्जांपल्स यहां मैंने लिख रखे हैं ऑर्गेनिक बेसिस के। तो अगर आप ऑर्गेनिक बेस को फॉर्मूला के साथ याद करना चाहते हो तो ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल है मिथाइलअमीन CH3NH2। अगला एग्जांपल है डाइमिथाइलअमीन CH3 होल ट्वाइस NH। एनिलीन C6H5NH2। ये सभी ऑर्गेनिक बेसिस के ही एग्जांपल हैं। एक और एग्जांपल ट्राइमिथाइलअमीन CH3 होल थ्राइस। ट्राई यानी कि 3 बार, मिथाइल यानी कि CH3 और N जो कि अमीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पिरिडिन C5H5N। तो ये सभी ऑर्गेनिक बेसिस के एग्जांपल हैं विद देयर केमिकल फॉर्मूला। अगर आप याद करना चाहो तो याद रख सकते हो। बट मैं आपको बता दूं कि आपसे कहीं पर भी ऑर्गेनिक बेस के बारे में एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ऑर्गेनिक बेस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए आपको इन्हें याद रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको केवल इसलिए बता दिया क्योंकि कई स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि जब हमने ऑर्गेनिक एसिड्स पढ़ लिया तो हमें ऑर्गेनिक बेसिस क्यों नहीं पढ़ाया जाता। तो लीजिए, मैंने आपको ऑर्गेनिक बेस भी पढ़ा दिया। अच्छा, सिंपल सा रीजन ये है ऑर्गेनिक बेस ना पढ़ाने का, क्योंकि ऑर्गेनिक बेसिस जो हैं वो नेचर में उतने ज्यादा कॉमन नहीं है। नेचर में या फिर अगर मैं कहूं तो हमारे डे टू डे लाइफ में दे आर नॉट वेरी कॉमन एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स बहुत ज्यादा कॉमन है। ऑर्गेनिक एसिड्स के कई एप्लीकेशंस हमारे डे टू डे लाइफ में, मतलब बहुत ही डायरेक्ट एप्लीकेशंस हम देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में ऑर्गेनिक एसिड्स का, या फिर यूज देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड का। जबकि ऑर्गेनिक बेस का कोई बहुत ही डायरेक्ट एप्लीकेशन या फिर यूज हमें देखने को नहीं मिलता, इसलिए ये हमारे नजरों से छिपा रह जाता है, हम इसे नोटिस नहीं कर पाते। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ऑर्गेनिक बेसिस बेकार है या फिर उनका कोई भी यूज नहीं है। इनफैक्ट हमारे ह्यूमन बॉडी में ऑर्गेनिक बेसिस के कई इंपॉर्टेंट रोल हैं। तो ऑर्गेनिक बेसिस इंपॉर्टेंट हैं और ये कहीं ना कहीं सिलेबस में भी आगे चलकर हमें पढ़ना होता है। जैसे कि आप क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमीन नाम का पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे, और ज्यादातर जो ऑर्गेनिक बेसिस है वो अमीन के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। आप डीएनए के बारे में जब पढ़िएगा बायोलॉजी में तो भी आपको 4 तरह के बेसिस पढ़ाए जाएंगे, वो सभी ऑर्गेनिक बेसिस ही होंगे। अमीन भी ऑर्गेनिक बेस ही होता है। बट फिलहाल ये हमारे क्लास 10th के सिलेबस का पार्ट नहीं है। आप अपने इंफॉर्मेशन के लिए आप इन्हें जान जाओ, याद रख सकते हो, बट आपसे ये एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, नॉट फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, ये सब भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो मैंने डिस्कस कर दिया ऑर्गेनिक बेसिस। चलिए हम जानते हैं इनऑर्गेनिक बेस को।
इनऑर्गेनिक बेसिस ऐसे बेसिस को कहा जाता है जिन्हें कि हम ऑब्टेन करते हैं अर्थ पर पाए जाने वाले रॉक्स और मिनरल्स से, और इन्हें प्रिपेयर किया जाता है लैब के अंदर। तो एक डिफरेंस आप नोटिस कर सकते हो। ऑर्गेनिक बेसिस ऐसे बेसिस थे जो कि नेचर के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक बेसिस को लैब के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप याद कर सकते हो। आगे हम देखें अगर, तो इनऑर्गेनिक बेसिस मे बी स्ट्रॉन्ग और वीक, यानी कि इनऑर्गेनिक बेसिस स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं। तो चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ इनऑर्गेनिक बेसिस। इन एग्जांपल्स में मैंने स्ट्रॉन्ग बेसिस भी लिख रखे हैं और कुछ वीक बेसिस भी लिख रखे हैं, जिससे आप समझ पाओ कि इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस भी और वीक बेसिस भी। तो ये था हमारा पहला टाइप का क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस जो कि बेस्ड था सोर्स पर। तो सोर्स के अकॉर्डिंग दो टाइप के बेसिस, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक को ही हम मिनरल बेसिस भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन जो कि बेस्ड है सोर्स पर, सॉरी स्ट्रेंथ पर। तो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम बेसिस को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस, ये क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। बट इसे पढ़ने से पहले मुझे एक मिस्टेक को करेक्ट करना है। लेक्चर नंबर 1 जहां पर मैंने आपको इस चैप्टर में आने वाले सभी मेन टॉपिक्स के बारे में बताया था, वहां पर मैंने आपको बाय मिस्टेक ये बता दिया कि स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम एसिड्स या फिर बेसिस को दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंड कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग एंड वीक तो सही है कि स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एंड वीक या फिर बेस को भी स्ट्रॉन्ग एंड वीक में डिवाइड करते हैं, बट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम एसिड या फिर बेस को कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो ये गलत माना जाएगा। आप केवल इतना याद रखोगे कि स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एसिड या फिर बेस को हम स्ट्रॉन्ग एंड वीक कहते हैं, न कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, ये तो अलग ही होता है। ठीक है, तो ये एक मिस्टेक था जो कि मुझे करेक्ट करना था। चलिए अब हम पढ़ते हैं सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन जो कि बेस्ड है स्ट्रेंथ पर। स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम बेसिस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो चलिए पहले समझते हैं स्ट्रॉन्ग बेस हम किसे कहते हैं। सो दोज बेसिस विच डिसोसिएट्स का मतलब होता है अपने आयंस में ब्रेक कर जाना। कंप्लीटली का मतलब है यहां पर फुल 100%। तो ऐसे बेसिस जो कि टूट जाएं, डिसोसिएट कर जाएं पूरे तरीके से फुल 100%, जब उन्हें वाटर के अंदर रखा जाए, आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो मतलब बहुत ही सिंपल सा है, आप जितना भी बेस वाटर के अंदर डालोगे, अगर पूरा का पूरा 100% बेस अपने आयंस में ब्रेक कर जाता है, तो ऐसे किसी बेस को हम नाम दे देंगे स्ट्रॉन्ग बेस। दे रिलीज लॉट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, यानी कि OH माइनस आयंस इन वाटर। चूंकि ये फुल 100% डिसोसिएट कर जाते हैं, आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा OH माइनस आयंस भी प्रोड्यूस करते हैं वाटर के अंदर। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक इसी तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन सभी का नाम मैंने आपको पहले ही लिखवाया था। एक और नाम आ गया नया यहां पर, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंटियम। तो ये नाम भी आप याद कर लो, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड। ये एक और नया नाम आ गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब हम पढ़ते हैं वीक बेसिस को। सो दोज बेसिस विच डिसोसिएट्स पार्शियली, यानी कि आधा अधूरा, 100% नहीं, 100% से कम। ऐसे बेसिस जो कि फुल 100% डिसोसिएट ना हो, आधा अधूरा हो, 100 से कम, उन बेसिस को हम नाम देते हैं वीक बेसिस। तो अगर किसी बेस को आपने वाटर के अंदर डाला और वो फुली डिसोसिएट नहीं किया, सारा का सारा बेस डिसोसिएट नहीं हुआ, जितना भी अमाउंट आपने डाला, तो ऐसे बेस को हम कह देंगे एक वीक बेस। दे रिलीज लेस अमाउंट ऑफ OH माइनस आयंस। चूंकि ये पूरे तरीके से ब्रेक नहीं हो रहे हैं अपने आयंस में, तो ये ज्यादा OH माइनस आयंस भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। डिसोसिएट का मतलब होता है ब्रेक इनटू इट्स आयंस। ठीक है, आयंस में ब्रेक होने को डिसोसिएट होना कहते हैं हम।
तो आपने समझा वीक और स्ट्रॉन्ग बेसिस। वीक बेसिस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। मैंने कुछ ऑर्गेनिक बेसिस भी यहां पर लिख दिए, एनालीन, C6H5NH2, पिरिडिन। तो ये सभी वीक बेसिस के एग्जांपल्स में आ जाएंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस के, और ये रहे कुछ एग्जांपल्स ऑफ वीक बेसिस। सो कंसंट्रेशन के हिसाब से हम बेसिस को दो नाम दे सकते हैं, कंसंट्रेटेड बेस एंड डाइल्यूट बेस। कई जगहों पर आपको यह लिखा हुआ मिलेगा कि ये बेसिस को क्लासिफाई करने का थर्ड टाइप है, जो कि बेस्ड होता है कंसंट्रेशन पर। यानी कि कंसंट्रेशन के हिसाब से दो टाइप के बेसिस होते हैं, कंसंट्रेटेड बेस एंड डाइल्यूट बेस। बट मेरे अकॉर्डिंग इसे टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन कहना गलत हो जाएगा। क्यों? हम लोगों ने जब पढ़ा था सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, तो जो कि बेस्ड था स्ट्रेंथ पर, तो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने दो टाइप के बेसिस समझे, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो आप आसानी से बता पाओगे कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मैं आपसे पूछूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि इट इज अ वीक बेस। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं कि कंसंट्रेशन और डाइल्यूट के केस में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो आप उसे क्या बताओगे, कंसंट्रेटेड बेस बताओगे या डाइल्यूट बताओगे? क्योंकि ये तो दोनों हो सकता है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में भी और डाइल्यूट फॉर्म में भी। अगर मैं आपसे पूछूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कंसंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट है, तो ये तो दोनों ही पॉसिबल है, कंसंट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी पॉसिबल है और डाइल्यूट अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी पॉसिबल है। यानी कि सिंपली कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट हमें बेसिस के बीच डिफरेंस नहीं बताते हैं, वो केवल अमाउंट बताते हैं बेस का, कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है उस बेस के सॉल्यूशन में। तो ये टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन कहना गलत हो जाएगा। चलिए हम समझ लेते हैं कि कंसंट्रेटेड बेस क्या होता है। एक ऐसा बेस का सॉल्यूशन जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ बेस प्रेजेंट होता है, बट वो डिसॉल्व है लेस अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर। यानी कि बहुत ही सिंपली, अगर कोई बेस का सॉल्यूशन है और इस बेस के सॉल्यूशन में बेस का अमाउंट ज्यादा है, आप देखो ब्लू डॉट से मैंने बेस को रिप्रेजेंट किया है, और वाटर का अमाउंट अगर कम है उस सॉल्यूशन के अंदर, तो ये कंसंट्रेटेड बेस कहलाएगा। बेस का अमाउंट काफी ज्यादा है, आप ब्लू डॉट्स देख सकते हो, और वाटर को मैंने ब्लैक डॉट से दिखाया है, तो वाटर का अमाउंट कम है, सो इट इज अ कंसंट्रेटेड बेस। बेस को कम अमाउंट ऑफ वाटर में घोला गया। एंड इट इज जनरली मोर रिएक्टिव। चूंकि यहां पर बेस का अमाउंट ज्यादा था, तो किसी भी रिएक्शन में ये ज्यादा तेजी से पार्टिसिपेट करेगा और ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा, सो इट इज जनरली मोर रिएक्टिव। आइए अब समझते हैं डाइल्यूट बेस को। तो एक ऐसा बेस का सॉल्यूशन जिसमें लेस अमाउंट ऑफ बेस डिसॉल्व्ड हो इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी का अमाउंट ज्यादा था और उसके अंदर बेस का अमाउंट कम था, तो वो कहलाएगा एक डाइल्यूट बेस। डायग्राम से आसानी से क्लियर हो सकता है। यहां पर आप देखो कि ब्लू डॉट बेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बेस का अमाउंट कम है, ब्लू डॉट्स आपको कम दिख रहे हैं। ब्लैक वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वाटर का अमाउंट आपको यहां पर ज्यादा दिख रहा है, वाटर ज्यादा है और बेस का अमाउंट कम है, सो इट इज अ डाइल्यूट बेस। ठीक है, पानी का अमाउंट ज्यादा लेकर उसमें कम ही बेस को डिसॉल्व किया गया, तो बन जाएगा डाइल्यूट बेस। और ये है कंसंट्रेटेड बेस, जब बेस का अमाउंट ज्यादा हो और पानी का अमाउंट कम हो। कंसंट्रेटेड बेस को हम डाइल्यूट बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग वाटर। सिंपली अगर कंसंट्रेटेड बेस में वाटर ऐड किया जाए, तो हम उसे डाइल्यूट बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज जनरली लेस रिएक्टिव। डाइल्यूट बेस लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि उसके अंदर बेस का अमाउंट कम है, तो किसी भी रिएक्शन में वो धीरे धीरे पार्टिसिपेट करेगा, सो इट इज जनरली लेस रिएक्टिव। चलिए मैं इस पर बेस्ड एक और एग्जांपल आपको देता हूं, जिससे कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट बेस आपका और क्लियर हो जाएगा। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एक कंपैरेटिव टर्म होता है। कंपैरेटिव टर्म होने का यह मतलब है कि आपको हमेशा उसे कंपैरिजन के फॉर्म में बताना होगा कि किसके रिस्पेक्ट में आप बोल रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप साइकिल एंड बाइक के स्पीड को कंपेयर करो कि कौन फास्ट है कौन स्लो है, तो आप ऑब्वियसली कहोगे कि साइकिल स्लो चलेगा एंड बाइक की स्पीड जो है वो फास्ट होती है। बट यहीं पर कंपैरिजन के लिए अगर मैं एरोप्लेन को ले आऊं, प्लेन, तो अगर प्लेन और बाइक को आप कंपेयर कर दो इस बार, तो इस बार बाइक स्लो हो जाएगा, बाइक की स्पीड स्लो होगी एंड प्लेन का जो स्पीड होगा वो फास्ट कहलाएगा। तो जिस तरह से स्पीड एक कंपैरेटिव टर्म होता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हो, साइकिल और बाइक में बाइक की स्पीड ज्यादा है,
बट बाइक और प्लेन में बाइक की स्पीड कम, प्लेन की स्पीड ज्यादा है, तो ये कंपैरेटिव टर्म होता है कि किसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट भी एक कंपैरेटिव टर्म है। तो इस एग्जांपल से समझते हैं। केस 1 में हमारे सामने दो बीकर्स हैं। बीकर 1 के अंदर 80% बेस है एंड 20% वाटर है। टोटल अमाउंट 100% होगा। बीकर बी से अगर हम कंपेयर करें तो यहां पर बेस का अमाउंट केवल 30% है और वाटर का अमाउंट है 70%। तो आसानी से हम कंपेयर कर सकते हैं कि यहां पर बेस का अमाउंट ज्यादा है, 80% है, यहां पर बेस का अमाउंट केवल 30% है। तो इस केस में ए जो है वो कंसंट्रेटेड बेस हो गया एंड बी डाइल्यूट बेस हो गया। क्लियर है पहला एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल के लिए मैंने बेस बीकर बी को चेंज नहीं किया, बीकर बी अभी भी वही है, यानी कि 30% बेस इसके अंदर एंड 70% वाटर। बट इसे कंपेयर हम करें अगर बीकर सी से, जहां पर केवल 5% बेस है एंड 95% वाटर है, तो यहां पर आप इजिली कंपेयर कर सकते हो कि यहां पर बीकर बी में बेस का अमाउंट ज्यादा दिख रहा है, 30% दिख रहा है। तो इस केस के लिए बीकर बी इज कंसंट्रेटेड while beaker C is dilute base in comparison to beaker B. ओके, तो दोनों केसेस में आप देखो यहां पर बीकर बी जो था वो डाइल्यूट बेस कहला रहा है, बट यहां पर आते आते बीकर बी को हमें कंसंट्रेटेड बेस कहना पड़ा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में सी जो है वो ज्यादा डाइल्यूट लग रहा है। सी के अंदर कम बेस प्रेजेंट था, यहां ज्यादा, तो ये कंसंट्रेटेड। इस केस में यहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन हमें दिखा, तो ए कंसंट्रेटेड बी डाइल्यूट, इसलिए मैंने कहा कंसंट्रेशन और कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एक कंपैरेटिव टर्म होता है। और आप ये भी याद रखिएगा, कई स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं कि कंसंट्रेटेड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और डाइल्यूट का मतलब होता है वीक। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने एग्जांपल से ये क्लियर किया हुआ है। कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस था, ये भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो सकता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस था, ये भी कंसंट्रेटेड हो सकता है। तो कंसंट्रेटेड या फिर डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एंड वीक नहीं बताते हैं। तो ये टॉपिक था जहां पर हम लोगों ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ बेसेस।